राधे राधे, हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। अनय ने कुछ नहीं कहा और दृष्टि को बेड पर आराम से सुलाकर खुद उसके बगल में लेट गया। उसने दृष्टि और खुद को ब्लैंकेट से अच्छी तरह से कवर कर दिया। दृष्टि सरकते हुए अनय के करीब आ गई और उसकी कमर के चारों तरफ अपने हाथ लपेट दिए। अनय ने भी अपनी वाइफी को अपनी बाहों में समेट लिया और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगा। अनय ने यूं हाथ फेरने से दृष्टि की पलकें भारी होने लगी और थोड़ी ही देर में वह नींदों के आगोश में चली गई। अनय ने उसके सिर पर प्यार से किस किया और उसे अपनी भाव में लेकर अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में वह भी सो गया। यक्षित की सिंगानिया मैंशन। अगली सुबह यक्षित की जब आंखें खुली तो उसकी निगाहें सबसे पहले अपनी प्रिंसेस पर पड़ी, जो कि नींद में जाग चुकी थी और चुपचाप खेल रही थी। शायद वे अपनी मम्मा, भाई और डैडी की नींद खराब करना नहीं चाहती थी। यक्षित की निगाहें जब नवनीत ईशानी पर पड़ी तो उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने आहिस्ते से ईशानी को अपने ऊपर कर लिया और उसके साथ खेलने लगा। वेद नींद में सरकते हुए अपनी मम्मा के पास चला गया और वन्या ने भी उसे अपने सीने में छिपा लिया। दोनों माँ बेटे सुकून की नींद ले रहे थे और उस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे। यक्षित नन्ही ईशानी को अपने ऊपर करके उसके मुलायम गालों को चूमते बोला, मेरी नन्ही प्रिंसेस नींद से जाग गई। नन्ही ईशानी अपनी टिमटिमाती आंखों से अपने डैडी की तरफ देख रही थी। बाहर ठंड काफ़ी बढ़ चुकी थी, इसलिए यक्षित ने उसे ठंड से बचाने के लिए रात को ही गर्म कपड़े पहना दिए थे। पिंक कलर की क्यूट सी छोटी शर्ट, नीचे छोटा मैचिंग पैंट, बेबी के छोटे छोटे क्यूट से पैरों में मोजे, सिर पर क्यूट सी टोपी। नन्ही ईशानी इस वक्त में बहुत प्यारी लग रही थी। बस उसका छोटा सा गुलाबी चेहरा दिखाई दे रहा था, बाकी सब ढका हुआ था। यक्षित अपने प्रिंसेस के साथ खेल रहा था, वहीं बेबी अपने छोटे छोटे हाथों से अपने डैडी के चेहरे पर फिराते हुए बहुत खुश हो रही थी। यक्षित ने आहिस्ते से बेबी के उस हाथ को अपने हाथों में लिया और उसे प्यार से चूम लिया। यक्षित उसकी पीठ पर प्यार से सहलाते बोली, बच्चा आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? आपको ठंड नहीं लग रही? डैडी के इस सवाल पर नन्ही ईशानी उसकी तरफ टिमटिमाती आंखों से देखने लगी। फिर अचानक से उसने पापा के सीने पर चिपक गई, जैसे कि वे कह रही हो, डैडी मैं आपकी गोद में सोऊंगी। अपनी प्रिंसेस की इस हरकत को देखकर यक्षित स्माइल करता है और अपने दोनों हाथों को बेबी की पीठ पर रखकर एक ब्लैंकेट से दोनों को कवर कर देता है। लगभग आधे घंटे तक यक्षित बेबी को लेकर बेड पर यूं ही रहता है। फिर अचानक उसे अपनी शर्ट पर कुछ गीला गीला महसूस होता है। वह ब्लैंकेट हटाकर जब देखता है तो उसकी शर्ट नन्ही प्रिंसेस अपना काम कर चुकी थी, मतलब उसने अपने डैडी की शर्ट गीली कर दी थी। यक्षित नाटक करते हुए अपनी प्रिंसेस की तरफ घूर कर देखते हुए बोला, बेटा आपको सुबह सुबह शैतानी सूझती है? हाँ? अपने डैडी की शिकायतें सुनकर ईशानी के चेहरे पे एक स्माइल आ गई और वह अपने डैडी के सीने में छुप जाती है। यक्षित बहुत ही प्यार से उसके सिर को चूम लेता है और उसे अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है। बेबी को चेंज करने के बाद वह उसे उसके क्रेडल, जो कि बेडरूम में ही मौजूद था, उसमें डाल देता है। क्रेडल में नन्ही ईशानी के खेलने के लायक बहुत से खिलौने थे। यक्षित उसे क्रेडल में डालते हुए बोला, अब आप अपने टॉयज के साथ खेलो, हम डैडी जिम करके आते हैं। ये बोलकर वह ईशानी के माथे को प्यार से चूम लेता है। ईशानी थोड़ी देर अपनी टिमटिमाती आंखों से अपने डैडी को देखती है और फिर अपने दोनों हाथ हवा में कर देती है, जैसे कह रही हो, डैडी मुझे भी साथ ले चलो, मैं भी आपके साथ जिम जाऊंगी। बेबी प्रिंसेस का ये रिएक्शन देखकर यक्षित स्माइल करते हुए बोला, बच्चे अभी आप बहुत छोटे हो, अब आप बड़े हो जाओगे बिल्कुल अपने भाई के जैसे, तो मैं आपको अपने जिम लेकर जाऊंगा, ओके? यह बोलकर ईशानी के गुलाबी गालों को आहिस्ते से पिंच कर देता और वॉशरूम की तरफ चेंज करने चला जाता है। उसके जिम वियर पहनकर जब बाहर आया तो देखा कि वन्या और वेद चैन से सो रहे हैं। बेबी प्रिंसेस क्रैडल में अपने खिलौने के साथ खेलने में बिजी है। तीनों को देखकर यक्षित के फेस पर एक स्माइल आ गई और वो जिम के लिए चला गया। जिम में चारों लोग मौजूद थे, पर युवान वो आज भी गायब था। कुछ दिन तक तो कंटिन्यू जिम कर रहा था, पर अभी कुछ दिनों से ठंड का बहाना देकर वह चैन की नींद सो रहा था। सबने यक्षित को गुड मॉर्निंग विश किया। यक्षित ट्रेडमिल पर भागते हुए आस्तिक की तरफ देखते हुए बोला, युवान क्यों नहीं आया? आस्तिक बोला, वो अभी भी घोड़े बेच के सो रहा होगा बॉस।
यक्षित खुद से बोला, ये लड़का भी ना पता नहीं कब सुधरेगा। आस्तिक यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, बॉस आप कहीं तो उसे जगा कर लाता हूँ। यक्षित बोला, तुम रहने दो, मैं खुद जा रहा हूँ उसे जगाने। यक्षित जिम से निकलकर युवान के कमरे की तरफ जाने लगा। आस्तिक भी उसके पीछे पीछे जाने लगा, क्योंकि उसे पता था कि इसे छोटे कुंभकर्ण को जगाना किसी अकेले की बस की बात नहीं है। यक्षित युवान के कमरे में जाकर दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। अंदर का नजारा देखकर यक्षित की आंखें खुली की खुली रह गईं। वहाँ आस्तिक भी युवान के कमरे का ध्यान से देखने लगा। वह किसी इंसान के कमरे से ज़्यादा एक कबाड़ खाना ज़्यादा लग रहा था। कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। उसके स्टडी टेबल पर पेंसिल और नोटबुक्स इधर उधर बिखरे पड़े थे। कमरे की हालत देखकर यक्षित की आंखें छोटी हो गईं। वहीं बेड की तरफ जब नजरें दौड़ाई तो देखा युवान बड़े से मास्टर बेड में फैल कर सो रहा है। उसकी एक टांग ब्लैंकेट से बाहर थी, हाथ भी इधर उधर लटके हुए थे। आधे से ज़्यादा ब्लैंकेट तो फर्श पर था। ये देखकर यक्षित ने अपना सिर पीट लिया और आस्तिक की तरफ देखते हुए बोला, उठाओ इसे। आस्तिक हाँ में सिर लाते हुए युवान के पास गया और उसे कंधे से हिलाते हुए बोला, छोटे मॉन्स्टर और कितना सोगे, अब उठ भी जाओ। पर युवान पर कोई भी असर नहीं हुआ। आस्तिक ने दोबारा कोशिश की। इस पर उसके आस्तिक को अपना भाभी समझ बैठा। वह नींद में मुस्कुराते हुए बोला, भाभी प्लीज थोड़ी देर और सोने दो ना। आस्तिक अपनी छोटी आंखें करके उसे घूरने लगा युवान को और उस अपने मन में बोला, मैं इसे मैडम नजर आ रहा हूँ। अब यक्षित उसे जगाने की कोशिश करने लगा। युवान नींद में यक्षित को बेड पर खींच लेता है। यक्षित उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसलिए वो इनबैलेंस्ड होकर युवान के बेड पर खड़ जाता है। युवान की इस हरकत पर यक्षित उसे खा जाने वाली नजरों से घूरता है। वहीं यक्षित की हालत देखकर आस्तिक मुंह दबाकर हंसने लगता है। यक्षित ने उसे अब एक नज़र गुस्से से घूरा, जिससे वह चुप हो गया। धीरे से बोला, सॉरी बॉस। युवान ने भी झमाई लेते हुए अपनी आंखें खोली तो वह अपने भाई को अपने बेड पर देखकर चिल्ला उठता है। यक्षित उसे खा जाने वाली नजरों से घूरता है, जिससे युवान अपना मुंह बंद कर यक्षित को बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए बोला, भाई आपको शर्म नहीं आती, आप मेरे बेड पर क्या कर रहे हो। यक्षित युवान की छोटी आंखों से घूरते बोला, जो शट अप, अपना मुंह बंद रखो तुम। यक्षित का चेहरा देखकर युवान ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। युवान ने एक हाथ अभी भी यक्षित को थामे हुए था। ये देखकर यक्षित उसे तीखी नजरों से हाथों की तरफ इशारा करता है, जिससे वह अपने हाथों को जल्दी से छोड़ देता है। फिर युवान दोबारा ब्लैंकेट को ओढ़ने की कोशिश करता है। उसकी इस हरकत पर आस्तिक अपना सिर पीट लेता है। ऐसे अतरंगी काम युवान के अलावा किसी और से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था। यक्षित युवान को घूरते बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं यहाँ तुम्हें जगाने आया हूँ और तुम बेशर्मों की तरह फिर से सो रहे हो। युवान ब्लैंकेट में सांप की तरह अपना चेहरा निकाल कर बोला, भाई मैंने कपड़े पहन रखे हैं तो मुझे शर्म क्यों आएगी। ये बोलकर वह ही करता हुआ अपनी बत्ती सी दिखाने लगा। यक्षित अपना सिर पीटते हुए अपने मन में बोला, ओ गॉड प्लीज गिव हिम सम ब्रेन। आस्तिक युवान की तरफ देखकर नाम में सिर लाते बोला, एक बात बताओ छोटे मॉन्स्टर, भगवान जब दिमाग बांट रहे थे तो क्या तुम सबसे लाइन में लास्ट में खड़े थे। युवान आस्तिक की तरफ देखते बोला, तुम मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो और मुझे कैसे पता होगा कि मैं उस वक्त किस लाइन में खड़ा था। हो सकता है कि मैं तुम्हारे आगे ही खड़ा रहूँगा। आस्तिक युवान का तर्कपूर्ण जवाब सुनकर अपना सिर पीटते हुए यक्षित से बोला, बॉस इस नमूने का कुछ नहीं हो सकता। यक्षित अपने माथे को रब करते हुए बोला, यू आर राइट। फिर युवान की तरफ देखते हुए बोला, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो तुम कंपनी ज्वाइन करने से पहले कंपनी डुबो दोगे। युवान अपने भाई की तरफ देखते हुए बोला, नहीं भाई यू आर रॉन्ग, मैं अगर कंपनी ज्वाइन कर लूँगा तो हमारा बिजनेस और बढ़ जाएगा। पूछो कैसे। यक्षित और आस्तिक उसे घूरते हुए बोले, कैसे। युवान अपने आप पर प्राउड फील करते हुए बोला, क्योंकि मेरी वजह से कंपनी के बिजनेस पार्टनर्स और बाकी के क्लाइंट्स का फ्री में एंटरटेनमेंट हो जाएगा और लोग मेरे आसपास रहने के लिए अपने बिजनेस करते रहेंगे। युवान का जवाब सुनकर यक्षित उसे खतरनाक आंखों से घूरते हुए बोला, अगर मैंने 3 घंटे तक तुम जिम में नहीं आए तो आज तुम्हारा ब्रेकफास्ट बंद करवा दूंगा। यक्षित के एक ही कहा कि युवान बिजली की स्पीड से जिम की तरफ भाग गया।
आस्तिक अपनी आंखें फाड़ देखता ही रह गया। फिर दोनों ने जिम की तरफ चले गए। कॉलेज में युवान और शौर्य क्लासरूम में बैठे थे। दरअसल आज उन्हें मार्केटिंग की असाइनमेंट सबमिट करनी थी, पर दोनों की शक्लें देखकर लग रहा था कि उन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। दोनों एक दूसरे के साथ खुसुर करने में लगे थे। युवान अपने सर पर हाथ फेरते हुए बोला, यार हमें मार्केटिंग असाइनमेंट भी मिली थी, मुझे तो याद भी नहीं है। शौर्य तो इधर उधर देखते बोला, सेम हियर ब्रो, मुझे भी याद नहीं रहा। लगता है आज तो विवेक भाई से तगड़ी डांट पड़ने वाली है। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैंने इस बार पढ़ाई में लापरवाही की तो मुझे वापस लंदन भेज देंगे। युवान शौर्य की तरफ देखते हुए बोला, ब्रो हम एक काम करते हैं, क्लास छोड़कर ही भाग जाते हैं। जब हम क्लास में रहेंगे ही नहीं तो असाइनमेंट सबमिट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। शौर्य की तो युवान का आइडिया जम गया। दोनों बाहर जाने ही वाले थे कि तभी क्लास की एक लड़की उनके पास आ गई। तीखी नाक, बड़ी बड़ी काली गहरी आंखें, बालों में हाई पोनी टेल में बांधे हुए वो दिखने में किसी प्रोफेसर की तरह स्ट्रिक्ट लग रही थी, पर वह उसकी तरफ ही एक नॉर्मल स्टूडेंट थी जिसने मिस सेमेस्टर में ही कॉलेज में एडमिशन लिया था, मिड सेमेस्टर में। पर वह बाकी बच्चों की तुलना में बहुत इंटेलिजेंट थी। कॉलेज के प्रोफेसर भी अक्सर उसकी तारीफ करते थे। आज मार्केटिंग की प्रोफेसर ने उसे सारे स्टूडेंट से असाइनमेंट कलेक्ट करने के लिए कहा था और ये लड़की वही काम कर रही थी। उस लड़की की अपनी तरफ आते देख शौर्य युवान के कानों में बोला, भाई ये खड़ूस लड़की तो हमारी तरफ ही आ रही है। युवान बोला, तू फिक्र मत कर, तेरा भाई है ना। वो लोग कुछ सोच पाते इससे पहले ही वो लड़की उनके पास आई और दोनों को अच्छी तरह से देखते बोली, असाइनमेंट। युवान ने उस लड़की को देखा और बोला, वो हम लाना भूल गए। युवान का जवाब सुनकर वो लड़की उसे घूर कर देखते हुए बोली, लाना भूल गए या याद ही नहीं रहा कि असाइनमेंट भी करना है। उस लड़की के क्लासरूम में दोनों ही पहले ही नोटिस किया था। वो जानती थी कि दोनों लड़के पढ़ाई में से ही जी चुराते हैं, इसलिए वो समझ गई थी कि दोनों ने असाइनमेंट किया ही नहीं। युवान उस लड़की की तरफ घूरते हुए बोला, तुमसे मतलब, तुमने अपना असाइनमेंट कर लिया है ना, तो तुम खुश रहो और हमें चुपचाप यहाँ से जाने दो। युवान ने यह किसी छोटे बच्चे की तरह कहा तो लड़की युवान पर एक सर्द निगाह डालते बोली, ओके तुम अपना काम करो, मैं प्रोफेसर को बताकर अपना काम करती हूँ। ये सुनकर युवान और शौर्य एक दूसरे का चेहरा ताकने लगे। शौर्य युवान की तरफ खुसर फुसर करते हुए बोला, यार ये लड़की तो जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा खड़ूस निकली। युवान उसकी तरफ देखते हुए मासूम सी शक्ल बनाकर बोला, एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? तो वह लड़की एक बार फिर युवान की तरफ ऐसे देखने लगी जैसे किसी पागल को देख रही हो। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, नाम जानकर क्या करोगे? युवान उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें नाम से बुलाऊंगा और क्या? तुम्हें ए लड़की बोलते हो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए मैंने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा है। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। वो लड़की एक बार फिर युवान की तरफ अजीब निगाहों से देखते बोली, नताशा। युवान अपनी टिमटिमाती आंखों से नताशा की तरफ देखने लगा। उन्हें देखकर ऐसे लग रहा था जैसे युवान कोई छोटा बच्चा और नताशा कोई टीचर। वह नताशा की तरफ देखते बोला, हाय नताशा। उसने इतना ही कहा था कि तभी उसे अपने कानों पर नताशा की आवाज़ आई, युवान। युवान अपनी आश्चर्य भरी निगाहों से नताशा को देखने लगा। नताशा के मुंह से अपना नाम सुनकर युवान किसी छोटे बच्चे की तरह खुश हो गया और स्माइल करते हुए बोला, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? फिर उसने सिर पर मारते हुए बोला, अरे मैं भी ना बेवकूफ़ों वाले सवाल पूछ रहा हूँ। मैं हूँ ही इतना हैंडसम और स्मार्ट कि कोई चाहकर भी मेरा नाम भूल नहीं सकता ना। युवा ने नताशा की तरफ आस भरी निगाहों से देखते हुए कहा तो नताशा ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेरते कहा, तुम इतनी बार अपना असाइनमेंट करना भूल चुके हो कि मजबूरन मुझे तुम्हारा नाम याद हो गया है। नताशा की बातें सुनकर युवान का चेहरा छोटा सा हो गया। वो उसे छोटी आंखों से घूरते बोला, देखो तुम इस तरह मेरी बेइज्जती नहीं कर सकती। माना कि मैं असाइनमेंट करने भूल जाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत से काम होते हैं। नताशा मन ही मन युवान पर हंसते हुए उसकी तरफ देखकर बोली, हाँ अपनी पेट पूजा करने से तुम्हें फुर्सत मिले तब ना, तुम्हें असाइनमेंट करने का टाइम मिले। नताशा ने यह बहुत धीरे कहा था पर फिर भी युवान ने कुछ कुछ सुन लिया था। वह उसकी तरफ घूरते हुए बोला,
कुछ कहा तुमने? नताशा नाम से हिला देती है और दोबारा उससे असाइनमेंट मांगने लगी। युवान कुछ सोचकर अपना दिमाग लगाते बोला, नताशा एक बात बताओ, क्या तुमने अपना असाइनमेंट कर लिया? नताशा युवान की तरफ देखते बोली, पर तुम ये जानकर क्या करोगे? युवान बोला, अरे तुम बताओ ना, तुम बात बात पर अपने सवालों के तोप क्यों छोड़ने लगती हो? नताशा ने हाँ में सर हिलाया तो युवान उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो तुम एक काम करो, तुम मेरा भी असाइनमेंट कर दो, बदले में मैं तुम्हें ढेर सारी चॉकलेट्स दूंगा। युवान ने नताशा को चॉकलेट्स का लालच देना को कहा। उसका ऑफिस सुनकर नताशा उसे छोटी आंखों से घूरते बोली, तुम्हें मैं क्या छोटी बच्ची नजर आती हूँ जो तुम मुझे चॉकलेट ऑफर कर रहे हो? युवान उसकी तरफ देखते बोला, ओह तो तुम्हें चॉकलेट पसंद नहीं, तुम ऐसी लड़की पहली हो जिसे चॉकलेट्स पसंद नहीं। ठीक है, तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें क्या पसंद है, मैं तुम्हें वही दे दूंगा। नताशा अपनी 2 उंगलियों से अपना हाथ रब करते हुए मन ही मन बोली, पता नहीं आज किस बेवकूफ़ और बातूनी इंसान से पाला पड़ गया, अगर थोड़ी देर और यहाँ रुकी तो ये पक्का मेरा दिमाग खा जाएगा। ये बोलकर वह युवान से कुछ कहे बगैर ही वहाँ से जाने लगी। युवान उसे आवाज़ देते हुए रह गया, अरे नताशा तुम कहाँ जा रही हो? तभी उसे अपने ऊपर किसी की घूरती हुई निगाहें महसूस हुई। उसने पलट कर देखा तो ये शौर्य था जो अपनी कमर पर हाथ रखकर ना जाने कब से उसे अपनी तीखी नजरों से घूर रहा था। शौर्य युवान से शिकायत करते बोला, ब्रो तू उस लड़की के लिए मुझे इग्नोर कर रहा था? युवान उसके गले में हाथ डालते बोला, अरे नहीं यार, मैं तो बस असाइनमेंट का जुगाड़ कर रहा था, पर शायद नताशा को चॉकलेट्स पसंद नहीं है, इसलिए तो बिना कुछ बोले चली गई। शौर्य युवान को देखते हुए बोला, नहीं वो तेरी बचकानी हरकतों को देखकर इरिटेट होकर गई है, इसलिए भाग गई। युवान खुश होते हुए बोला, अच्छा ही तो है ना, अब हमें असाइनमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। शौर्य युवान से हाई फाई करते हुए बोला, बहुत भूख लगी है ब्रो, चल कैंटीन चलते हैं। युवान ने भी अपना पेट सहलाया और दोनों कैंटीन की तरफ जाने लगे। वहाँ पर युविका अपने क्लासमेट नितिन और प्रिया के साथ पहले ही मौजूद थी। युविका उन सबको कुछ बता रही थी। नितिन की निगाह युविका पर थी। शौर्य ने यह नोटिस कर लिया। वह नितिन को अपना खतरनाक आंखों से घूरने लगा। नितिन का यूं युविका को देखना शौर्य को कुछ पसंद नहीं आ रहा था। युवान और शौर्य भी युविका के सामने वाले चेयर पर बैठ गए। युवान अपने लिए खाना ले आया और पेशेंटों की तरह अकेले खाने लगा। युविका और शौर्य से शिद्दत से घूरने लगे। वहीं नितिन और प्रिया अपनी हैरानी भरी निगाहों से युवान को देखने लगे, जिसे वहां पर बैठे किसी भी इंसान से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका पूरा ध्यान खाने पर था। युवान सैंडविच की एक बाइट लेते हुए एक नज़र शौर्य और युविका की तरफ देखते हुए बोला, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? माना कि मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ, क्यूट हूँ, स्मार्ट हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम दोनों मुझे सरेआम देखो। युविका युवान को घूरते बोली, भाई अगर आप खुद के तारीफ करने की कोई अवार्ड जीतना ना करने की कोई अवार्ड होता ना तो पक्का वो आपको ही मिलता। शौर्य युवान की तरफ घूरते हुए बोला, युविका इज राइट, कैसे दोस्त है ना तू, मेरा सामने इतने भूखे लोग बैठे फिर भी तुझे अपने पेट की पड़ी है। युवान पर तो जैसे उनकी बातों का कोई असर ही नहीं पड़ा। वह खाते हुए बोला, इसमें मैं क्या करूं, अगर तुम मुझे भूखे बैठे हो तो। सबको एक एक नज़र युवान को घूरा और काउंटर की तरफ जाकर अपने लिए डिशेस लेने गए। वहाँ पर भी नितिन युविका को इम्प्रेस जमाने के लिए कोशिश कर रहा था। शौर्य युविका की तरफ देखते हुए बोला, युविका तुम जाकर बैठो, हम दोनों के लिए खाना लेकर आते हैं। युविका ने हाँ में सर हिलाया और टेबल की तरफ चली गई। नितिन बस उसे देखता रह गया। फिर पांचों अपना पेट भरने लगे। लंच खत्म करके जैसे ही वे अपने क्लासरूम की तरफ जाने लगे कि तभी एक अनाउंसमेंट हुई। पांचों का ध्यान उस तरफ चला गया। आज कोई पर्सनैलिटी उनके कॉलेज में आने वाला था। ये अनाउंसमेंट बस उसी की थी। यह सुनकर उन सबको कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उनका कॉलेज था ही इतना प्रेस्टिजियस कि लगभग हर महीने कोई ना कोई विजिट करने के लिए आता था। युवान युविका और शौर्य ने इसे नॉर्मल ही एक कॉलेज विजिट की तरह लिया। युविका युवान और शौर्य की तरफ देखते बोली, ये बिजनेसमैन का कोई काम धंधा नहीं है क्या, जो हर बार टहलते टहलते कॉलेज आ जाते हैं? यक्षित भाई को देखो, कितने बिजी रहते हैं, बड़ी मुश्किल से अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालते हैं। तीनों कॉलेज के बड़े से ऑडिटोरियम की तरफ चले गए और एक तरफ बैठ गए। थोड़ी देर में कॉलेज की पार्किंग लॉट से 3-4 इम्पोर्टेड कार्स की लाइन लग गई थी।
जो पर्सनैलिटी आज कॉलेज विजिट करने वाला था वो यही था। इसके वेलकम के लिए खुद कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर डिसूजा गए थे। थोड़ी ही देर में वे ऑडिटोरियम के स्टेज पर आ गए। सबकी निगाहें तो जैसे सामने वाले शख्स पर ठहर सी गई। वो ब्लैक एंड वाइट कलर के 3 पीस सूट में कॉम्बिनेशन में था। वाइट शर्ट, नीचे ब्लैक फॉर्मल पैंट, ब्लैक कलर का ब्लेजर और हाथों में एक्सपेंसिव रिस्ट वॉच, ब्लैक लेदर शूज़। हाइट ये कोई 6 फीट की थी। आंखों में ब्लैक शेड्स चढ़ाए हुए बेहद ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था कि वो कोई बिजनेसमैन ना होकर कोई हॉलीवुड पर्सनैलिटी हो। कॉलेज की लड़कियां तो अब उस बंदे को देखकर ठंडी आहें भर रही थी, क्योंकि देखने में वे बेहद ही डैशिंग और स्मार्ट लग रहा था। युविका भी एक बार के लिए उस आदमी को देखती रह गई। उस आदमी की उम्र यही कोई 29-30 साल की रही होगी। युविका उसकी तरफ देखकर युवान से बोली, भाई ये आदमी कितना हैंडसम है ना। युविका की बात सुनकर शौर्य उसे छोटी आंखों से घूरते बोला, उतना भी हैंडसम नहीं है कि तुम आंखें फाड़ कर उसे देख रही हो। युविका शौर्य की तरफ घूरते बोली, जस्ट शट अप, तुम्हारी आंखें खराब हो गई है, तभी तो इतने हैंडसम बंदे को तुम ऐसा बोल रहे हो। उस आदमी के लिए युविका के मुंह से बार बार हैंडसम वर्ड सुनकर शौर्य को बहुत इरिटेट कर रहा था, क्योंकि आज तक युविका ने उसे कभी हैंडसम नहीं कहा था। शौर्य भी देखने में कुछ हैंडसम कम नहीं था। अपने भाई की तरह वह भी बेहद ही ज़्यादा हैंडसम था। कॉलेज की बहुत सी लड़कियां उस पर मरती थी। युविका युवान की तरफ देखते हुए बोली, युवान भाई तुम बताओ ये आदमी हैंडसम है ना। युवान थोड़ी देर तो चुप रहा, फिर बोला, हाँ हैंडसम तो है, पर मुझसे ज़्यादा नहीं। युवान की बातें सुनकर युविका और शर्म से अपना सिर पीट लिया, लेकिन युवान की बातें गलत भी नहीं थी। वो बस चाइल्डिश हरकतें करता था, इसलिए वह किसी छोटे बच्चे की तरह लगता था, पर दिखने में काफ़ी स्मार्ट और हैंडसम था। बस वह लोगों को पकाने का काम करता रहता था, इसलिए सभी उसे बात करने से बचते थे। युवान, युविका और शौर्य आपस में बात ही कर रहे थे, तभी उस बंदे का इंट्रोडक्शन हुआ। कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल मास्टर कश्यप उस बंदे को इंट्रो करते हुए बोलो, हेलो डियर स्टूडेंट, आज हमारे बीच जो शख्स मौजूद है उन्हें किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये खुद में ये बड़े ब्रांड हैं। प्लीज़ गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ क्लैपिंग फॉर मिस्टर वैदिक राजवंश। ऑडिटोरियम में तालियों की एक गूंज उठी, पर उस बंदे की निगाहें तो इतनी भीड़ में किसी को ढूंढ रही थी। लड़कियां तो उस बंदे को देखकर आसपास से ही खुसर फुसर कर रही थी। एक लड़की दूसरी तरफ लड़की से बोली, यार कितना हैंडसम बंदा है, साथ में बहुत रिच भी है। अगर ये मिल जाए तो ना मेरी शादी ही कर लूँ। दूसरी बोली, हाँ यार ये तो बिल्कुल किसी सपनों के राजकुमार की तरह है, ये मिल जाए तो जिंदगी जन्नत ही बन जाए। सभी उस मिस्टर वैदिक राजवंश पर ही नज़र टिकाए हुए थे, पर वैदिक राजवंश की निगाहें तो उस बड़ी सी भीड़ में किसी के बड़े ही गौर से ढूंढने में लगी थी। अचानक उसे वो देख ही गया जिसके लिए वह यहाँ आया था। उसकी निगाहें युवान, युविका और शौर्य वाली रो पर अटक गई। उन्हें नोटिस करते ही वैदिक राजवंश के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने अपने बगल में खड़े असिस्टेंट को देखा और धीरे से उसके कान में कुछ कहा। उसके बॉस का ऑर्डर सुनकर उसका असिस्टेंट बोला, आपका काम हो जाएगा बॉस। युवान, युविका और शौर्य तो आपस में ही बातें कर रहे थे। उन्हें इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि कोई उन पर नज़र रखे हुए है। दूसरी तरफ ओबराय ग्रुप ऑफ कंपनीज, विवेक अपने कैबिन में अपनी डेस्क पर बैठा हुआ था, एक फाइल रीड कर रहा था। उसके चेहरे पे एक कोल्डनेस थी जो उसे लुक और भी ज़्यादा हॉट बना रही थी। विवेक ने अपना ब्लेजर अपने चेयर की क्राउन पर लगा रखा था। स्लीव्स एल्बो तक फोल्ड थी और शर्ट के 2 बटन खुले हुए थे। फाइल रीड करने के बाद उसने अपने लैपटॉप से जीविका को देखने लगा। दरअसल जीविका जहाँ पर काम करती थी उस एरिया का सीसीटीवी फुटेज विवेक अपने लैपटॉप पर देख सकता था। जीविका अपना काम कर रही थी। उसका प्यारा ध्यान इस वक्त काम में था और वो हमेशा की तरह बेहद ही मासूम लग रही थी। विवेक का ध्यान जीविका की ड्रेस पर गया तो उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने आज येलो कलर की एक फ्रॉक ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके घुटनों से नीचे तक आ रही थी। ओवरऑल उसकी लेंथ अच्छी खासी थी, क्योंकि जीविका शॉर्ट कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं होती थी। नीचे उसने लाइट पिंक कलर की पंप हील पहनी हुई थी। विवेक ने ये लुक खास उसके लिए पसंद किया था और कहा था कि वो आज यही पहन कर आए। जीविका ने भी उसकी बात नहीं टाली और वैसी ही ड्रेसअप हुई थी जैसा विवेक को पसंद था।
विवेक जीविका की निहार रहा था और स्माइल भी कर रहा था। तभी अचानक सामने से फुटेज देखकर विवेक की आंखें सर्द हो गईं। जीविका एक कुलीग उससे बातें कर रहा था, साथ ही उसे निहार रहा था। विवेक को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई जीविका को इस तरह आंख उठाकर भी देखे। ये लड़का तो हंस हंस कर बात कर रहा था। जलन तो उसे इस बात पर हो रही थी कि जीविका भी उसे नॉर्मली बात कर रही थी। विवेक ने जीविका को कॉल किया। जीविका ने कॉल पिक किया तो सामने से विवेक की सर्द आवाज आई, क्या हो रहा है? विवेक का सवाल सुनकर जीविका थोड़ी कंफ्यूज हो गई और उसने सामने से विवेक से बोला, कम इन माई कैबिन राइट नाउ। ये बोलते हुए उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। जीविका को कुछ नहीं समझ आया। वो अपने कुली को एक्सक्यूज मी बोलकर विवेक के कैबिन की तरफ जाने लगी। वहां पहुंचकर उसने कैबिन को बाहर से बटन प्रेस किया। कैबिन का इलेक्ट्रॉनिक डोर अपने आप खुल गया। जीविका कैबिन के अंदर आ गई। विवेक ने अब तक खुद को नॉर्मल कर लिया था क्योंकि उसे पता था उसकी जीविका नाजुक सी है। अगर वो जरा भी उस पर गुस्सा करने लगता है तो जीविका की आंखों में मोटे मोटे आंसू बाहर शुरू हो जाते हैं। इसलिए वो हमेशा कोशिश करता था कि जीविका के सामने वह कम गुस्सा दिखाए। विवेक अपने केबिन के सोफे पर बैठ गया। विवेक के रिमोट से केबिन को डोर लॉक कर दिया। जीविका अपनी टिमटिमाती आंखों से दरवाजे के पास खड़ी होकर विवेक को देख रही थी। ये देखकर विवेक खुद से बोला, आज ऐसे क्या देख रही हो मुझे? रोज़ तो इसके लिए रेडी होकर आता हूँ, तब तो भाव भी नहीं दी थी। आज जब ऐसे ही आ गया हूँ तो मैडम की निगाहें मुझ पर हट नहीं रही है। कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा हूँ क्या आज मैं? विवेक ही अपने मन में बोल ही रहा था। जीविका भी बिल्कुल चुपचाप थी, जैसे ही वे राज विवेक से पहली बार मिल रही हो। विवेक ने कैबिन की चुप्पी तोड़ते हुए कहा, अब खड़ी खड़ी मुंह ही देखती रहोगी या अंदर भी आओगी? विवेक की बात सुनकर जीविका धीरे धीरे उसके पास आने लगी। उसने कछुए वाली चाल को देखकर विवेक ने फेस पर एक हल्की स्माइल आ गई। जीविका जैसे विवेक से थोड़ा पास आ गई, विवेक ने उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। विवेक भी इस हरकत से जीविका थोड़ी शॉक्ड हो गई थी। वहीं जीविका की तरफ देखते हुए बोली, बड़ी जल्दी आ गई? जीविका विवेक के शर्ट के बटन से खेलते हुए मासूमियत से बोली, वो सब छोड़िए और ये बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया? विवेक जीविका की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते बोला, तुम्हें देखने का मन हुआ इसलिए। फिर उसे टीस करते बोला, वैसे आज तुम्हारी निगाह मुझ पर ही हट नहीं रही है। क्या बात है, आज कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा हूँ क्या मैं? ये बोलकर विवेक अपनी गहरी निगाहों से जीविका को देखने लगा। जीविका ने अपनी नज़र उठाकर विवेक की तरफ देखा। उसे उसकी आंखों में एक जुनून नजर आया, जिसे महसूस करके उसने अपनी नज़र झुका ली। जीविका को यूं ब्लश करते देख विवेक उसे टीस करते हुए बोला, बताओ स्वीटहार्ट, क्या मैं तुम्हें हैंडसम नहीं लग रहा? जीविका ने अपनी नज़र झुकाकर बोली, अच्छे लग रहे हैं। जीविका का जवाब सुनकर विवेक उसे छोटी आंखों से घूरने लगा। फिर उसने चिन को पकड़कर ऊपर करते हुए उसके होठों के बेहद नज़दीक आकर बोला, सिर्फ अच्छा लग रहा हूँ? जान, तुम्हें तो ठीक से तारीफ करनी भी नहीं आती। जीविका, जो कि अब तक विवेक की नज़दीकियों को ब्लश कर रही थी, वह अचानक विवेक की बातें सुनकर उसकी तरफ घूरने लगी। जीविका का रिएक्शन देखकर विवेक के फेस पर एक स्माइल आ गई। वह विवेक के मुंह को फेरते हुए बोली, जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। विवेक जीविका की कमर पर सहलाते हुए बोला, तो मेरी मासूम सी जीविका को मुंह फुलाना भी आता है? जीविका ने विवेक की बातों पर कोई रिएक्ट नहीं किया। विवेक उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए उसके कानों के पास अपने होठ ले जाकर बोला, मुंह फुलाना बंद करो जान, वरना मुझे अपने तरीके आजमाने होंगे तुम्हें मनाने के लिए। जीविका ने फिर से कोई रिएक्ट नहीं किया। विवेक जीविका को अपनी भाव में एक झटके से उठा लेता है। ये देखकर जीविका शॉक रह जाती है और विवेक को पकड़ से छूटने के लिए हाथ पैर चलाते हुए उसके छूटने की कोशिश करती है, पर विवेक की पकड़ तो उस पर पहले से ही मजबूत थी। जीविका कसमसाते हुए बोली, छोड़िए मुझे, पर विवेक ने उसकी एक ना सुनी और जीविका को अपनी गोद में उठाकर अपने कैबिन रूम में ही बने अटैच्ड बेडरूम में ले आया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। यह बेडरूम काफ़ी कंफर्टेबल था और बड़ा नज़र आ रहा था, जहाँ ज़रूरत का सारा सामान रखा हुआ था। इसे देखकर जीविका को थोड़ी हैरानी हो रही थी, क्योंकि बाहर से देखने पर लगता था कि यहाँ कोई अंदर ऐसा बेडरूम ही नहीं है। फिर अचानक से वह विवेक के बाहों से छूटकर नीचे उतर जाती है। विवेक की पकड़ उस पर ढीली हो गई।
थी। बस इसी बात का फ़ायदा उठाकर जीविका ने लिया। विवेक उसे छोटी आंखों से घूरते हुए उसके करीब जाता और बोला, जीविका चलो वापस आओ। जीविका ने मासूमियत से नाम में सिर हिलाया। ये देखकर विवेक की आंखें छोटी हो गईं। वह जीविका को घूरते जल्द से जल्द उसे पकड़ लेता है और उस मुलायम बेड पर उसे पटक देता है। फिर खुद भी जीविका के ऊपर आ जाता है। वह जीविका के बिखरे बालों को उसके कान के पीछे करते बोला, कुछ ज़्यादा ही शैतानी हो रही हो तुम। जीविका अपनी टिमटिमाती मासूम आंखों से विवेक को देखने लगी। एक बार फिर जीविका को मासूमियत पर विवेक को प्यार आ रहा था। उसने झुककर आहिस्ते से जीविका के होठों पर अपने होठ के गिरफ्त में ले लिया और उसे धीरे से बहुत ही सॉफ्टली किस करने लगा। जीविका अपनी आंखें बंद करके विवेक के होठों को अपने होठों पर फील करने लगी। धीरे धीरे जीविका भी विवेक का साथ देने लगी। विवेक का वक्त के साथ विवेक की किस और भी ज़्यादा पैशनेट होती जा रही थी, पर विवेक आज उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वह जीविका के लिप्स को सक कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसे फील हुआ कि जीविका की सांसें भारी हो रही हैं। उसने उसे आहिस्ते से रिलीज कर दिया और उसके होठों पर अपने होठ रखकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। जब जीविका की सांसें नॉर्मल हुई तो एक बार फिर उसने जीविका के होठों पर अटैक कर दिया। इस बार वह बड़ी ही शिद्दत के साथ उसे चूमने जा रहा था। जीविका इस किस के लिए विवेक से प्यार को महसूस कर पा रही थी। ये किस लगभग 20 मिनट तक चली। जब जीविका अपनी सांसों के लिए तड़पने लगी तो विवेक ने उसके होठों को रिलीज कर दिया और उसने अपने होठों को जोर से बाइट कर लिया। उससे पहले उसने उसके होठों को जोर से बाइट कर लिया। जीविका की एक जोर से आह निकल गई। आह! वह विवेक को खा जाने वाली नजर से घूरने लगी। यह देखकर विवेक के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने जीविका की पतली सुराहीदार गर्दन पर अपने गर्म होठ रख दिए और उसे शिद्दत से चूमने लगा। विवेक की मदहोशी भरी किसेस जीविका के दिल में हलचल पैदा करने के लिए काफ़ी थी। वे विवेक की हर किस पर खुद को सिमटी जा रही थी। जीविका को किस करते हुए विवेक उसके ड्रेस की जिप खोलकर उसकी ड्रेस को बाजू से सरका देता है और उसके पूरे कंधे पर किस करने लगता है। ड्रेस नीचे होने की वजह से जीविका की अट्रैक्टिव क्लीवेज साफ साफ नजर आ रही थी। विवेक को आगे बढ़ता देख जीविका को बहुत घबराहट होने लगी। जब उसने विवेक के हाथों को अपने ड्रेस की जिप पर महसूस किए तो उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और हिम्मत करते हुए धीरे से बोली, विवेक प्लीज़ रुक जाइए। जीविका की मीठी आवाज़ पर विवेक के कानों में पड़ी तो उसने खुद को रोक लिया और वापस सेंस में आ गया। उसने जीविका के चेहरे को एक नज़र देखा, फिर उसकी हालत पर उसने जीविका के माथे को प्यार से चूम लिया और उसकी ड्रेस को ठीक करते हुए उसकी जिप भी लगा देता है। जीविका अपनी टिमटिमाती आंखों से विवेक को देख रही थी। विवेक एक अपनी कोहनी को अपने सिर के पीछे किए हुए बेड को सपोर्ट ले रहा था। उसकी प्यार भरी निगाहें जीविका पर ही थी। जीविका को बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए उसने खुद को विवेक के सीने में छिपा लिया। जीविका की इस क्यूट हरकत पर विवेक स्माइल करते हुए उसे अपने हाथ से अपनी बाहों में भर लेता है और नीचे की तरफ झुककर उसके बालों को प्यार से किस कर लेता है। जीविका जब अपनी गुलाबी आंखों से विवेक की तरफ देखने लगती है तो विवेक उसके गालों पर प्यार से हाथ फेरते बोला, जान तुम तो इतने में ही शर्मा गई। अगर आगे कुछ करूँगा तो पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। जीविका विवेक के सीने से लगे हुए उसकी तरफ अपनी टिमटिमाती आंखों से देखते हुए बोली, अगर आगे कुछ करेंगे तो मैं तड़प तड़प कर ऐसे ही मर जाऊंगी। मुझसे आपका प्यार बर्दाश्त नहीं होता विवेक। विवेक जीविका के होठों पर एक लाइट हिस करके उस पर अपनी एक उंगली रखकर बोला, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। जान हो तुम मेरी, तुम्हें हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रखूँगा। फिर जीविका की तरफ एक नज़र डालते उसे टीस करते बोला, वैसे इस ड्रेस में बहुत हॉट लग रही हो तुम। लगता है पहले ही मुझे सीड्यूस करने का प्लान बनाकर आई थी। विवेक की बात सुनकर जीविका उसके सीने पर मारते बोली, बड़े बेशर्म हो गए आप। विवेक ने जीविका को उस हाथ को अपने हाथों में लेकर उसे प्यार से चूमते बोला, जान तुमने अब तक मेरी बेशर्मी देखी कहाँ है। जिस दिन देख लोगी उस दिन तुम्हारी सांसों पर से तुम्हारा काबू ही खत्म हो जाएगा। विवेक की गहरी बातें सुनकर जीविका की धड़कनें वैसे ही रफ्तार लेने लगी। विवेक ने जीविका के दोनों गालों को प्यार से चूम कर बोला, पर तब तक मैं के लिए तुम आज़ाद हो। जिस दिन तुम्हें अपना बना लूँगा उसके बाद तुम मुझसे बच नहीं पाओगी।
जीविका इधर उधर देखने लगी। उसे इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी। विवेक जीविका को टीज करते हुए बोला, तुम्हें पता है ना, जब तुम ब्लश करती हो तो कितनी क्यूट लगती हो। मन करता है तुम्हें बस खा जाऊं। जीविका विवेक के सीने में छुपते हुए बोली, अब बस भी कीजिए। पर विवेक को तो अपनी मासूम सी जान को टीज करने में बड़ा मजा आ रहा था। वह उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहता है, तुमने सुना ना मॉम डैड क्या चाहते हैं, हमें शादी करके जल्द से जल्द तुम्हें दादा दादी बनाना। उन्हें विवेक की यह बात सुनकर जीविका पूरी तरह से शर्मा गई। ऐसा लग रहा था जैसे वे विवेक के सीने में गड्ढा खोद कर खुद को उसमें समा लेगी। विवेक स्माइल करते हुए जीविका की कमर पर अपने दोनों हाथ की पकड़ मजबूत कर लेता है। थोड़ी देर तक जीविका को यूं ही कोल्ड होल्ड करने के बाद विवेक बोला, आज लंच भी करोगे या ऐसे शर्माते ही पेट भरने का इरादा है तुम्हारा। विवेक की बातें सुनकर वह अपनी टिमटिमाती आंखों से उसे देखने लगी। उसे भूख तो बहुत लगी थी क्योंकि आज लेट हो जाने की वजह से उसने थोड़ा सा ही ब्रेकफास्ट किया था। विवेक टाइम को लेकर बेहद पंक्चुअल था। उसे लेट लतीफ़ लाने वाले एम्प्लॉयज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, या इंटर्न हो, यहाँ तक कि उसे जीविका ही क्यों ना हो। जीविका यह बात जानती थी, इसलिए वह रोज़ समय पर ही ऑफिस पहुंचती थी क्योंकि ऑफिस में दोनों का रिलेशन एक बहुत सा इंटर्न का ही रहा था। विवेक उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं हमारे लिए लंच ऑर्डर करता हूँ। जीविका ने हाँ में सिर हिलाया और बेडरूम से ही अटैच्ड वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। विवेक ने इंटरकॉम से जीविका और अपने लिए लंच ऑर्डर कर दिया। रजावत इंडस्ट्रीज़। अनय अपने कैबिन में बैठा हुआ लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने दृष्टि से एक फाइल मंगवाई थी। दृष्टि बस वही लेने गई थी। उसने अनय को फाइल दिया और अनय ने उसे अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी लाने का ऑर्डर दिया। अनय नोटिस कर रहा था कि दृष्टि आज बहुत डाउन सी दिख रही है। उसने पहले ही वह उससे कुछ कह पाता वह पेंट्री की तरफ चली गई और थोड़ी ही देर में अनय की कॉफ़ी ले आई। अनय ने दृष्टि के हाथों से कॉफ़ी ले ली। दृष्टि कल रात से कुछ अजीब सा रिएक्ट कर रही थी। पहली बार उसने काफ़ी टाइम बाद दृष्टि को आंखों में आंसू देखे। दृष्टि उन लड़कियों में से नहीं थी जो बात बात पर आंसू बहाए। दृष्टि को अपनी लाइफ की हर सिचुएशन को अच्छे से टैकल करना आता था, पर फिर भी अगर उसकी आंखों में आंसू थे तो ज़रूर कोई ऐसी बात होगी जिसे वह बहुत डिस्टर्ब होगी। अनय दृष्टि को इस बार में पूछने वाला था कि तब की उसकी निगाहें दृष्टि की ड्रेस पर गई। उसने आज वाइट कलर की वाइट लेग पैंट और ऊपर से सेम वाइट कलर की टॉप पहनी थी। अनय की निगाहें दृष्टि की पैंट पर बने ब्लड के रेड डॉट्स पर बनी। दृष्टि को देखकर लग रहा था कि वह इस बारे में बेखबर है। अनय ने दृष्टि को बाहर जाने से रोक लिया और अपने पास बुलाया। दृष्टि उसके पास गई और थोड़े लो टोन में बोली, क्या हुआ अनय, आपको कुछ चाहिए? मैंने आज की शेड्यूल पहले ही आपको मेल कर दी है। साथ ही जितनी इम्पोर्टेंट फाइल हैं वो आपके डेस्क के राइट कॉर्नर वाली ड्रॉ में रख दी हैं। अनय काफ़ी का सिप लेते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दृष्टि सवालिया नज़र से अनय को देख रही थी तो अनय बोला, दृष्टि आई थिंक यू आर हैविंग योर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। दृष्टि की निगाहें अचानक अपने कपड़ों पर गई। उसे ऑलरेडी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। दृष्टि को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि आज शिवानी भी नहीं आई थी जिसे हेल्प ले सके। उसके पास फिलहाल के लिए दूसरी ड्रेस भी मौजूद नहीं थी। वह ये सब सोच ही रही थी कि अनय अपनी चेयर से उठकर दृष्टि के पास आया। अनय ने दृष्टि के माथे को प्यार से चूमते हुए कहा, रिलैक्स। फिर उसने इंटरकॉम से किसी को कुछ लाने का ऑर्डर किया। 5 मिनट के अंदर एक स्टाफ आकर अनय को कुछ दे गया। अनय ने उसे दृष्टि को देते हुए कहा, टेक इट, इसमें तुम्हारी ज़रूरत की सारा सामान है, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। दृष्टि ने एक नज़र अनय की तरफ देखा और वो पेपर बैग लेकर कैबिन से ही अटैच्ड वॉशरूम में चली गई। अंदर जाकर उसने बैग में देखा, अंदर एक अच्छी क्वालिटी वाला सैनिटरी पैड और एक ड्रेस के साथ बाकी के कपड़े भी मौजूद थे। थोड़ी ही देर में दृष्टि फ्रेश होकर बाहर आ गई। उसने इस वक्त एक रेड कलर की पहनी हुई थी जो दृष्टि की बॉडी पर काफ़ी कंफर्टेबल रख रही थी ड्रेस। अनय ने ऑलरेडी दृष्टि के लिए हर्बल टी ऑर्डर कर दिया जिससे दृष्टि थोड़ी रिलैक्स फील हो सके। अनय ने उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया। सृष्टि वहाँ से बैठ गई और चुपचाप वो हर्बल टी पीने लगी। अनय भी उसके बगल में बैठ गया। टी पीने के बाद दृष्टि ने अनय के सीने पर अपना सिर टिका दिया और उसकी कमर
मैं चारों तरफ अपने हाथ लपेट दिए। अनय के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई, क्योंकि दृष्टि और उसका दिन बिना किसी बात पर बहस के और नोक झोंक के बीतता ही नहीं था। पर आज दृष्टि अपनी लड़ाकू अवतार से उलट बहुत ही मासूम लग रही थी। अनय ने झुककर दृष्टि के बालों को प्यार से चूम लिया, फिर उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, आर यू ऑलराइट? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। दृष्टि ने अनय के सीने पर लगे हुए ही एक नज़र उसकी तरफ देखी और नाम में सर हिला दिया, पर उसका चेहरा देखकर अनय को फील हो रहा था कि दृष्टि तकलीफ में है। वह उसके गालों को अपने हाथों में भरकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो तुम घर चली जाओ, ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा, फिर घर पर ही रेस्ट कर लेना। दृष्टि ने नाम में सिर हिला दिया और कहा, नहीं, मुझे आपके पास रहना है। अनय ने भी कुछ नहीं कहा और दृष्टि को अपनी बाहों में उठाकर कैबिन के अटैच बेडरूम में ले गया और उसे आराम से बेड पर लेटा दिया। फिर उसे मुलायम ब्लैंकेट से कवर करके उसके माथे को चूमकर जैसे ही वहाँ से जाने को हुआ, दृष्टि ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया और बोली, मुझे थोड़ी देर आपकी बाहों में सोना है। अनय दृष्टि के पास आकर उसके बगल में लेट गया और दृष्टि को अपनी बाहों में भरकर उसके पीठ को प्यार से सहलाने लगा। ऐसा करने से थोड़ी देर में दृष्टि नींद के आगोश में चली गई। अनय जानता था कि आज दृष्टि को रेस्ट करना जरूरी है, इसलिए उसे अच्छे ब्लैंकेट से कवर करके सुला देता है। और इसी के साथ थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।